हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई रियली होप दैट यू गाइज आर रियली डूइंग वेल। सो गाइज, इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो गाइज, मैं एक इकनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं 11th इंडियन इकनॉमी की बुक फर्स्ट से लेके 10th चैप्टर तक कंप्लीट कराऊंगी। मीन्स फर्स्ट से लेके 10th तक चैप्टर को एक 1 बाय 1 सारी एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइज, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक है जिसका नाम है अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है एक बार आप समझ लो। इस चैप्टर में है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी तब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, हमको इस बारे में जानना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अपना चैप्टर किसी चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए, तो हमारे चैप्टर 3 चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो इंडिया का जो इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, अपने इंडिया की इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एक तो ये है। और एक कॉलोनियल रूल जो था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था इंडिया के ऊपर, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, एक ये है अपना। और थर्ड है इंडिया के जो की सेक्टर्स है, लाइक इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी में इंडिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इन सब की क्या सिचुएशन थी। तो हम 1 बाय 1 इन सब को समझेंगे। तो गाइज, फर्स्ट है अपना एक टर्मिनोलॉजी आप समझ लो कि व्हाट इज़ ट्रेड सरप्लस। आपने बहुत बार समझा होगा कि ये कंट्री ट्रेड सरप्लस में है, ये कंट्री डेफिसिट में है। तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड सरप्लस होता है जब आप किसी कंट्री में, कि मान लो कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है कोई भी चीज़ को, तो और इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, और इंडिया में इंपोर्ट कम हो रहा है क्योंकि बाहर से इंडिया खरीद कम रहा है, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो वो होता है ट्रेड सरप्लस। अब हम इसको पढ़ते हैं एक बार। व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इम्पोर्टिंग लेस, दैट इज़ ट्रेड सरप्लस। अब जब हमारा एंशियंट टाइम में क्या था, इंडिया में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, इंडिया में जो इंडिया फेमस उस टाइम पे स्पाइसेस के लिए था। तो इंडिया में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, यूरोप वगैरह में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यूरोप, चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था इंडिया में, इंडिया के स्पाइसेस का। तो तब इंडिया में बाहर फॉरेन एक्सचेंज होता था। इंडिया में बाहर से जो लोग पैसा देते थे स्पाइसेस के बदले, वो होते थे अपने गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इंडिया गॉट गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो तब इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। अब आप पूछोगे कि अगर इंडिया में ट्रेड सरप्लस था तो आज इंडिया की इकोनॉमी सबसे कम क्यों है। सबसे कम इन द सेंस कि इंडिया आज वैसे भी इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर पे है वर्ल्ड में। तो भाई फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है। जब इंडिया में इतना ट्रेड सरप्लस होता था तो फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है। चलिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस था वो एक फीडर इकोनॉमी पे बेस्ड था। अब आप पूछोगे व्हाट इज फीडर इकोनॉमी। चलिए पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द ब्रीफ असेसमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। अब अपन पढ़ते हैं कॉलोनियल एरा, जब हमारे ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया पे, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ओवरऑल जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो फीडर इकोनॉमी थी। मैंने अभी क्या बोला आपको, फीडर। अच्छा, व्हाट इज़ फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी मीन्स इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन ये फ़ायदा हमारे लिए नहीं है, वो फ़ायदा ब्रिटिशर्स के लिए था उस टाइम पे। इंडिया उस टाइम पे ट्रेड सरप्लस था, इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, इंडिया में गोल्ड कॉइन्स आ रहे थे, तो इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री थी, बट वो एक फीडर इकोनॉमी थी। अब फीडर इकोनॉमी कैसी थी, क्योंकि इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो सब बाहर जाते थे। इंडिया पहले तो क्या होता था, इंडिया एक ब्रिटिशर्स के लिए फीडर इकोनॉमी थी। ठीक है, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स थे ना, इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स बाहर जाते थे यूरोप वगैरह में, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडिया के रॉ मटेरियल्स यहाँ से जाते थे बिल्कुल चीप रेट में, और वहाँ के जो फिनिश्ड गुड्स बन के आते थे इंडिया में वो होते थे बिल्कुल एक्सपेंसिव। तो इंडिया को एक्सपेंसिव गुड्स लेने पड़ते थे, फाइनल गुड्स, और चीप रेट में रॉ मटेरियल्स आपको भेजने पड़ते थे बाहर। ठीक है, फीडर मनी फॉर मैनेजिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉर एफर्ट्स। अब ये तो एक अपना हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि उस टाइम पे अपने वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे। ठीक है, अब 1914 to 1918 तक अपना वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1।
तो इंडिया में जो पैसा मिलता था ना अपन को, इंडिया में जो भी अपन को पैसा मिलता था वो हमारे वॉर में जाते थे, ठीक है। जो भी वॉर ब्रिटिशर्स जो थे ना वो पैसे को वॉर में लगाते थे ताकि उनको फ़ायदा हो वॉर में, खाने के लिए जो सोल्जर्स थे उनको खाने के लिए, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए पैसे दिए जाते थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे जाते थे। तो जो भी ये बेसिकली हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो वॉर के लिए वॉर में जाते थे। न्यू काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसमें क्या ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स जो अपने लैंड की रेवेन्यू जो होती है वो ज़मींदार्स को देते हैं, ठीक है। वो ज़मींदार अपना जो अपना प्रोड्यूस है उसका 1/11 जो पोर्शन है वो अपने रेंट पे रख लेता था, और 1% रेंट पे रख लेता था, और बाकी का जो परसेंट था, जैसे कि रेस्ट जो परसेंट था, जैसे कि 100% में से 10% ये रख लेते थे, और रेवेन्यू का अपना 1% ये रख के 10% गवर्नमेंट को दे देते थे। बेसिकली यही सिस्टम था कि ये जो मीडिएटर था ज़मींदार, ठीक है, लाइक यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे अपना है फार्मर, ठीक है, ये फार्मर है, इसके बीच में अगर इसको गवर्नमेंट को डायरेक्ट देना है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट है तो इसके बीच में एक ज़मींदार होता था। फार्मर पहले ज़मींदार को लैंड रेवेन्यू देते थे, उस रेवेन्यू का अगर 10% अपना ज़मींदार रखेगा और बाकी का 90% जो है वो गवर्नमेंट को ज़मींदार दे देगा। बेसिकली ये होता है अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में अपना एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें अपना कैश क्रॉप्स क्या होता है बेसिकली, जिससे हमको इंस्टेंट इनकम जनरेट हो, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, इंडिको, ये बेसिकली हमें कैश क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इनका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, शुगर केन, इंडिको। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंसिस्टेंट सिचुएशन ऑफ ड्रॉट्स एंड फैमाइन। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले अपनी लो टेक्नोलॉजी होती थी, जिससे हमारा जो अगर ड्रॉट्स या फैमाइन आ गया, जैसे कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट्स हो गया, सूखा पड़ गया, या फैमाइन या अकाल आ गई, तो उससे क्या होता था, जो हमारा सारा फसल होती थी वो ख़राब हो जाती थी। और उस टाइम पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि भाई हम इसको बचा सकें हमारी फसल को, तो ये होता था सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन द लास्ट 50 ईयर्स, जो कि हमारा 1900 से 1947 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ही है वो। तो उस टाइम पे हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कितना था, ठीक है। तो हमारा नेशनल इनकम था 1900 के टाइम पे तो हमारा था 2%, ठीक है। और जब 1947 आया उस तब हो गया हमारा नेशनल इनकम 7%। नेक्स्ट सेक्टर है गाइस इंडस्ट्री, ठीक है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट तो है अपना एग्रीकल्चर, अब नेक्स्ट सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री में क्या हुआ था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, आप अपना इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करते हो, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करके आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हो। तो उसका वाइस वर्सा अगर अपन कर दें तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ का तो कोई नामो निशानी नहीं था, वो अपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उस टाइम पे। सेकेंडली क्या है कि बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है। अब अपना डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल बेस मतलब होता है जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो अपनी कॉटेज और ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, इनको बंद करा दिया था। किसने बंद कराया था? ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या किया था, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, जिससे अपन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, उन इंडस्ट्रीज़ को ही उन्होंने बंद करवा दिया। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल यूरोप में नहीं भेजेंगे तो उनको कैसे फ़ायदा होगा, उनको हमसे फ़ायदा, उनको ये मतलब नहीं था कि हमको फ़ायदा हो या नहीं हो, उनको ये था कि उनको फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे तो हम उनको रॉ मटेरियल नहीं भेज पाएंगे। इस वजह से उन्होंने क्या करा, इनको ख़त्म कर दिया। और नेक्स्ट क्या है अपनी डेकाई मसलिन जो होती है वो सबसे सॉफ्ट मसलिन का फैब्रिक होता है। डेकाई रीजन का जो मसलिन होता है, डेकाई मसलिन कपड़ा होता है, बेसिकली फैब्रिक होता है, उसका जो फैब्रिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है। तो एक वो है, उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था उस टाइम पे, उसको चलने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्या है एडवर्स टैक्सेशन सिस्टम। अब आपको याद होगा कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी
तो उन्होंने आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कितनी भारी टैक्सेशन अपने इंडिया पे इंट्रोड्यूस किया था, अपने इंडियंस पे इंट्रोड्यूस किया था। लाइक अब इसमें क्या है, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस प्लेस्ड इन इंडिया। अब ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया में आ गई थी उस टाइम पे, और some sort of industry started in second half of 9th century after 1850s, like cotton mills, jute mills और steel companies। उस तब क्या हुआ था, अपनी 1850s के टाइम पे some industries started। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कॉटन मिल। फर्स्ट अपनी कॉटन मिल कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, गुजरात में। आप एक बात ध्यान रखना, आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, गुजरात में। जूट मिल कोलकाता में। स्टील कंपनीज कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, 1907 में। आप एक बात याद रखना, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ठीक है, ये अपना है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। अपने जो टाटा है ना, टाटा ने अपनी स्टील प्लांट इंडिया में फर्स्ट लगाया था 1907 में। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मिसिंग। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो कैपिटल गुड्स होता है दोज गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, ठीक है, लाइक कंज्यूमर गुड्स। लाइक अगर आप मान लें कि आप एक आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर का फाइनल गुड क्या होगा, फाइनल गुड्स क्या होगा उसमें, कंप्यूटर, ठीक है, वो एक फाइनल गुड्स होगा आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए फाइनल गुड्स क्या होंगे, उनका पेन पेंसिल, ये जो रजिस्टर है वो फाइनल गुड्स होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो वो होता है फाइनल गुड्स, ठीक है, सॉरी वो होता है अपना कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली यही होता है कि दोज गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स अपन को काम में आते हैं वही अपने होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप ये पढ़ लो, आप ये नोट्स हाथ के हाथ लिखते भी जाओ क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट सेक्टर आता है, अपने जो नेक्स्ट की सेक्टर है वो है अपना फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब अपन ये है कि इंडिया टर्न्ड इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंडिया जो है रॉ मटेरियल का सप्लायर हो गया था, जो अपने हैं ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को, जो भी अपने ब्रिटिशर्स थे उनको फॉरेन गुड्स सप्लाई करने का इंडिया हो गया था रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। तो इंडिया के क्या क्या रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, एक तो था अपना कॉटन, जूट, सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है। अब इंडिया क्या था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश्ड गुड्स जो थे वो इंपोर्ट करता था, ठीक है। ये थे अपने फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था। फिर सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस, मैंने आपको क्या बोला था, इंडिया सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस तो इंडिया बना था, बट इंडिया एक फीडर इकोनॉमी थी। इंडिया में पैसा जो आ रहा था वो इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं था, वो था अपने ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए था, ठीक है। ब्रिटेन वॉज आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट Britain was our largest and most significant trade partner. है नेक्स्ट है, ब्रिटेन वॉज आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर। क्यों ब्रिटेन अपना लार्जेस्ट पार्टनर था, ट्रेड पार्टनर, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल्स भेज रहे थे वो अपन ब्रिटेन में ही भेज रहे थे रॉ मटेरियल्स, और अपन वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे वो अपन वहीं से कर रहे थे फिनिश्ड गुड्स। तो इसलिए हमारा ब्रिटेन जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हमारा ब्रिटेन था। अब क्या है, ब्रिटेन का शेयर, मतलब वो किससे कितना ट्रेड करता था उसका शेयर अगर अपन लगाए तो मोर देन 70% वो किससे था, अपना इंडिया से। इंडिया का ट्रेड मोर देन 70% था इंडिया से। और सम ट्रेड विद, वो अपना सीलोन, ईरान, बर्मा, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज से भी ब्रिटेन का ट्रेड होता था उस टाइम पे, ठीक है। फिर है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एविएशन, मीन्स जो फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट्स वगैरह,
एयर रूट ये अपना एविएशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन ये अपना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। भाई अब अपन को एक चीज़ के लिए तो ब्रिटिशर्स को थैंक यू करना पड़ेगा कि भाई जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अपन ने अपना जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स की वजह से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अपनी जो फर्स्ट रेलवे भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी, ठीक है, बट फॉर देयर ओन एडवांटेज। भाई इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया है, बट क्यों किया है? उनके खुद के एडवांटेज के लिए, बट फॉर देयर ओन एडवांटेज, फॉर गैदरिंग रॉ मटेरियल्स, फॉर रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। गैदरिंग रॉ मटेरियल के लिए किया, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए किया, और मोबिलाइजिंग आर्मीज़ को इधर उधर करने के लिए उन्होंने रोड्स बनवाए, ठीक है। रॉ मटेरियल्स इसलिए बनाए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, और स्विफ्ट कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने कम्युनिकेशन मेथड्स डेवलप करवाए ताकि उनका जो बातचीत हो सके यहाँ से वहाँ तक की पॉसिबल हो सके। अब रेलवे कब स्टार्ट हुआ? 1950s में अपना रेलवे स्टार्ट हुआ। रोड्स कब हुए? स्मूथ मूवमेंट फॉर आर्मीज़ के लिए हुए। टेलीग्राफ स्विफ्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और इनलाइन वाटरवेज शिप को इधर उधर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट है अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ऑक्यूपेशन उस टाइम पे कौन कौन किस कितने परसेंट में करता था। ऑक्यूपेशन में अपना एग्रीकल्चर में 75% लोग 75% एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, ठीक है। 75 या 80% ऑफ पीपल वर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इंडस्ट्री, 10% ऑफ पीपल वर इंडल्ज्ड इन इंडस्ट्री, एंड सर्विस सेक्टर में 15 to 20% people were indulged. Next is demographic condition. It is a systematic study of profile of people, starts from 1881 to 1881. First census after 1881 has been a regular exercise between 10 years. अब अपन आपने सुना होगा कि भाई 10 years में अपना सेंसस निकलता है कि भाई अपनी कुछ भी मान लो, सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, अपनी मेल फीमेल का गैप कितना है, ये जो भी रेशो निकलता है ना वो 10 years में निकलता है। आपको पता है कि भाई अपना लास्ट अपना 2011 में अपना लास्ट सेंसस निकला था, अपना 21 में सेंसस निकलने वाला था, बट कोविड की वजह से नहीं निकल पाया। तो ये होता है अपना सेंसस, ये अपना होता है। तो ये 1881 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट होना, तो तब से 10 years में होना रेगुलर एक्सरसाइज हो गया। 1921 में ईयर ऑफ ए डेमोग्राफिक डिवाइड। ईयर ऑफ ए डेमोग्राफिक डिवाइड मीन्स क्यों? इट वॉज द ईयर व्हेन पॉपुलेशन वॉज डिक्लाइंड। भाई डिक्लाइंड क्यों डिक्लाइंड हो गई भाई? क्योंकि फ्रॉम 1916 ऑनवर्ड्स टिल 1919। अब 1916 to 1919 सोचो क्या हुआ अपना। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 to 1918, एक तो वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड स्पेनिश फ्लू फैल गया था, और एक प्लेग भी फैला था उस टाइम पे। तो उस वजह से 1921 में जो है अपना जो पॉपुलेशन में है उसमें एक डिक्लाइन का ट्रेंड दिखा, ठीक है। और गाइस उस टाइम पे हमारी लिटरेसी कितनी थी, ठीक है। आपको आज के टाइम की अगर लिटरेसी बताएं तो वो आपको पता होगा, बट आपको उस टाइम की लिटरेसी कितनी होगी आपको ये नहीं पता होगा। तो हमारी उस टाइम की लिटरेसी थी 16%, ठीक है। उसमें से 16% में से भी 7% थी सिर्फ वुमेन लिटरेसी थी। वुमेन की लिटरेसी बस 7% थी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी उस टाइम पे? 32। अगर आप आज के टाइम की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करो तो आज के टाइम की है 65 to 69 ईयर्स। ये आज के टाइम की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारा हेल्थ केयर जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गया। हमारे हॉस्पिटल्स इम्प्रूव हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया, हमारे मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट हो गई है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो गए आजकल हमारे। तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अभी 69 ईयर्स हो गई है। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? 32 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना अच्छे डॉक्टर्स थे, और ना पहली बात तो उस टाइम पे लिटरेसी इतनी थी ही नहीं, और दूसरी बात ना हॉस्पिटल्स थे तो, और ना इंसान के पास पैसा था उस टाइम पे इतना या आप इलाज करवा पाओ। आजकल के टाइम पे अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स। देन IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उस टाइम पे पैदा होते कितने बच्चे मर जाते हैं। आजकल के टाइम पे तो बेस्ट डॉक्टर्स है, बेस्ट हॉस्पिटल्स है, तो आजकल के टाइम पे जो बच्चों की जो रेट है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो गिर गई है। ठीक है, मे बी आई गेस 10 बेबी, अबाउट 10 बेबी पर 1000 चिल्ड्रन, सॉरी 10 चिल्ड्रन पर 1000 चिल्ड्रन, बिलो 10 चिल्ड्रन बस। बट उस टाइम पे कितनी थी अपनी, 218 बिलो 218 पर 1000 चिल्ड्रन। ये हमारी उस टाइम की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी। गाइस हमारा अपना चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक आपको चैप्टर देखने के लिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और गाइस हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो अपनी सेकंड चैप्टर पर होने वाला है, इकोनॉमी की बुक, इसकी बुक का सेकंड चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस अपना चैप्टर ही कंप्लीट होता है, बट चैप्टर कंप्लीट होते ही अपन को एक समरी करनी पड़ती है, जिससे हमारा चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो हम एक क्विक समरी करते हैं अभी, जिसमें अपना पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वापस से एक बार। तो अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसे थी उस टाइम पे, अपनी इंडियन इकोनॉमी थी अंडर डेवलप्ड थी, और अपना इंडिया कोलोनाइज था उस टाइम पे। जो अपने कोलोनियल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया पे रूल कर रहे थे। और सेकेंडली अपनी थर्डली इंडिया कैसी थी, फीडर इकोनॉमी थी। फीडर इकोनॉमी मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडिया का जो भी प्रॉफिट होता था वो अपना इंडिया ब्रिटिशर्स को फीड करवाता था। जो भी ब्रिटिशर्स थे, हमारी जो इकोनॉमी होती थी उससे वो खुद का काम करते थे। एक तो क्या होता था, अपने आर्मीज़ को अपना सेटल करने में करते थे, दूसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करते थे। ठीक है, और थर्डली क्या होता था, वो रॉ मटेरियल्स हमसे लेते थे, और जो फिनिश गुड्स थे वो एक्सपेंसिव प्राइस में देते थे अपन को। ये था अपना। नेक्स्ट चीज़ जो है वो अपनी एग्रीकल्चर क्या था, स्टैग्नेंट था, मतलब एग्रीकल्चर वहीं रुका था, ना इससे नीचे जा रहा था ना इससे ऊपर आ रहा था। ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो और इंडिया को लॉस होगा। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे, स्टैग्नेंट थी। क्या थी, स्टैग्नेंट, वहीं रुकी हुई थी इकोनॉमी, आगे बढ़ी नहीं रही थी, वो थी अपनी स्टैग्नेंसी, इसको बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, डिट्रॉइटेड। डिट्रॉइटेड मतलब जो भी अपनी इंडियन इकोनॉमी थी, सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर था, उसको ब्रिटिशर्स ने पूरा बर्बाद कर दिया था। ठीक है, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो इकोनॉमी को। ठीक है, फिर इंडस्ट्री क्या थी, अपनी इंडस्ट्री का क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। ब्रिटिशर्स इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने ही नहीं दे रहे थे। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो इंडिया आगे बढ़ जाएगा। इस वजह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से रोक रहे थे, और इंडिया का क्या हो गया था उस टाइम में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्डली फॉरेन ट्रेड कैसा था उस टाइम पे, अपना फॉरेन ट्रेड था फेवर्ड कोलोनियल इंटरेस्ट। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, अपना जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से अगर कुछ ट्रेड करती है तो वो होता है अपना फॉरेन ट्रेड। तो क्या होता है उसमें, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता था बेसिकली कोलोनियल इन्वेस्ट होता था, कि भाई अपना जो रॉ मटेरियल अपन को उसको ब्रिटिशर्स को भेजेंगे, वो अपन को फिनिश्ड गुड्स भेजेंगे, बेसिकली ये होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बट फॉर कोलोनियल रूल। अब ब्रिटिशर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड किया था, बट कोलोनियल इंटरेस्ट, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए बिल्ड किया था, उन्होंने सब कुछ डेवलप्ड किया था। डेमोग्राफी क्या थी, पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लो लिटरेसी थी, अपनी जो पढ़ाई वगैरह है वो बहुत कम इंटरेस्टेड थे पढ़ाई वगैरह में, एजुकेशन बहुत कम इंटरेस्ट था। और हाई मॉर्टेलिटी थी। हाई मॉर्टेलिटी मतलब लोग बहुत मरते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना हॉस्पिटल्स अच्छे थे और ना एजुकेशन फील्ड में इंडिया इतना अच्छा था कि भाई ताकि अच्छे डॉक्टर्स हमारे जो प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट क्या, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, मेनली ऑक्यूपेशन इंडिया में क्या होता था, एग्रीकल्चरल बेस्ड था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। हाउ डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ लाइन्स इम्पैक्ट इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड ब्रिटिश रूल। आप ये क्वेश्चन को या तो कॉमेंट में आंसर देना, या हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, अगर आप इसने इस वीडियो को देखा। गाइस अपना चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक आपको चैप्टर देखने के लिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और गाइस हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो अपनी सेकंड चैप्टर पर होने वाला है, इकोनॉमी की बुक, इसकी बुक का सेकंड चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।